एक काम कीजिए, अपना फोन उठाइए, जरा पलट कर देखिए, क्या लिखा है उसके पीछे? मेड इन इंडिया या असेंबल्ड इन चाइना या कुछ और? पता है, ये छोटी सी चीज हमें एक बिल्कुल नई दुनिया में ले जाती है, विदेशी व्यापार की दुनिया, यानी फॉरेन ट्रेड। नमस्ते और वेलकम है आप सबका। अच्छा, फॉरेन ट्रेड, बीओपी, एक्सचेंज रेट सुनने में थोड़े हैवी वर्ड्स लगते हैं ना? डोंट वरी, आज हम इन्हीं सब कॉम्प्लेक्स चीजों को बिल्कुल आसान बना देंगे। आसान और हाँ, एग्जाम फोकस्ड भी। तो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या बस अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, तो ये सेशन आपके लिए ही है। तो आज का हमारा प्लान क्या है? देखिए, सबसे पहले हम शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से। फिर हम देखेंगे कि एक देश अपना हिसाब किताब कैसे रखता है, यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। इसके बाद हम रुपए के उतार चढ़ाव का खेल समझेंगे और फिर मिलेंगे दुनिया के सबसे बड़े ट्रेड रेफरी यानी WTO से। और हाँ, एंड में एग्जाम के लिए कुछ जरूरी टेकअवेज और एक छोटा सा क्विज भी है। तो रेडी हैं? ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी बड़ी बिल्डिंग को समझने के लिए उसकी फाउंडेशन, उसकी नींव समझना जरूरी है। तो सबसे पहले लेट्स ब्रेक डाउन कि आखिर ये फॉरेन ट्रेड होता क्या है। सिंपली पुट, फॉरेन ट्रेड का मतलब है दो या ज्यादा देशों के बीच चीजों और सर्विसेज का लेना देना। इसमें दो तरह की चीजें आती हैं। पहली, विजिबल आइटम्स, मतलब वो सामान जिन्हें आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे आपका फोन, कपड़े, मशीनें। फिर आती हैं इनविजिबल आइटम्स यानी सर्विसेज। सोचिए, आप जो ऑनलाइन कैब बुक करते हैं या नेटफ्लिक्स पर कोई सीरीज देखते हैं, ये भी एक तरह का विदेशी व्यापार है। ये इनविजिबल कैटेगरी में आता है। अब जब हम किसी दूसरे देश से कुछ खरीदते हैं, उसे कहते हैं इंपोर्ट या आयात। और जब हम अपना सामान किसी और देश को बेचते हैं, तो वो हो गया एक्सपोर्ट या निर्यात। सिंपल, राइट? ओके, तो एक एक ट्रांजैक्शन की बात तो हो गई, लेकिन सोचिए, जब पूरा देश जैसे इंडिया लाखों करोड़ों का लेन देन करता है, तो उसका हिसाब किताब कैसे रखा जाता है? ये बिल्कुल एक कंपनी की बैलेंस शीट जैसा है, बस स्केल पूरे देश का है। और यहीं पे पिक्चर में आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड या BOT। इसको ना बिल्कुल घर के बजट की तरह सोचिए। अगर आपकी आमदनी, जो हमने एक्सपोर्ट करके कमाया, आपके खर्चे, जो हमने इंपोर्ट करके उड़ाया, से ज्यादा हैं, तो आपके पास पैसे बचेंगे। ये हुआ सरप्लस या फेवरेबल BOT। लेकिन अगर खर्चा आमदनी से ज्यादा हो गया, तो आप घाटे में हैं। इसे कहते हैं डेफिसिट या अनफेवरेबल BOT। और हाँ, एक चीज याद रखिएगा, BOT में सिर्फ फिजिकल सामान यानी विजिबल गुड्स का ही हिसाब होता है। अब जरा स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, ये आपको थोड़ा शॉक कर सकता है। ये है 2025 में चाइना के साथ इंडिया का अनुमानित या एस्टिमेटेड ट्रेड डेफिसिट है -$116.12 बिलियन। इसका साफ मतलब है कि हम चाइना से इतने ज्यादा का सामान खरीद रहे हैं जितना हम उन्हें बेच भी नहीं पा रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, ऐसी कई चीजों के लिए चाइना पर काफी हद तक निर्भर हैं। अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड का इससे बेहतर, इससे रियल लाइफ एग्जाम्पल और क्या होगा? लेकिन रुकिए, BOT तो सिर्फ ट्रेलर है, सिर्फ पहला चैप्टर। पूरी पिक्चर, या कह लीजिए देश की इंटरनेशनल फाइनेंशियल हेल्थ की पूरी जन्म कुंडली हमें मिलती है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यानी BOP से। BOP में सिर्फ सामान नहीं, बल्कि सर्विसेज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लोन्स, मतलब A to Z सब कुछ, हर एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। तो देखिए, BOP के ना दो मेन हिस्से होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में आते हैं रोजमर्रा के लेन देन, जैसे सामान और सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, या फिर जो गिफ्ट्स और डोनेशंस आते जाते हैं। ये देश के शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करता है। दूसरी तरफ है कैपिटल अकाउंट। इसमें आते हैं बड़े लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, जैसे किसी फॉरेन कंपनी ने इंडिया में फैक्ट्री खोली या हमारी सरकार ने विदेश से लोन लिया। एक सिंपल सा रूल है, जो भी पैसा देश के अंदर आ रहा है वो क्रेडिट, और जो भी पैसा देश से बाहर जा रहा है वो डेबिट। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, जो एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है, BOT और BOP में आखिर फर्क क्या है? सिंपल है, याद रखिए, BOT एक छोटा सा हिस्सा है, सिर्फ सामान का हिसाब किताब, और इसमें घटा या फायदा हो सकता है। जबकि BOP पूरी कहानी है, इसमें सब कुछ शामिल है, और डबल एंट्री बुककीपिंग की वजह से ये एंड में हमेशा बैलेंस हो जाता है। शॉर्ट में कहें तो BOT इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द BOP। अच्छा, हम कब से इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन एक मिनट,
इनकी वैल्यू डिसाइड कैसे होती है? मतलब हम तो रुपये में डील करते हैं, अमेरिका डॉलर में। इन दोनों को आपस में कौन तोलता है? बस यहीं से एक्सचेंज रेट का असली खेल शुरू होता है। एक्सचेंज रेट का सीधा साधा मतलब है एक देश की करेंसी की कीमत दूसरे देश की करेंसी के मुकाबले कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, आज $1 लगभग 83 रुपए का है। अब ये रेट कोई फिक्स नहीं होता, ये फ्लोटिंग होता है। मतलब सप्लाई डिमांड, महंगाई और देश की इकोनॉमिक हेल्थ के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। और पता है, यही रेट डिसाइड करता है कि हमारे लिए विदेशी फोन कितना महंगा पड़ेगा या दुनिया के लिए हमारे मसाले कितने सस्ते होंगे। चलिए इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आराम से समझते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। स्टेप 1, मान लीजिए रुपया स्ट्रांग हो गया, मतलब $1 के लिए अब सिर्फ 70 रुपए देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या? मतलब विदेश से कुछ भी खरीदना जैसे फोन या लैपटॉप अब सस्ता हो जाएगा, क्योंकि हमें कम रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। अब एक अमेरिकन को हमारे मसाले खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ेंगे, तो हमारे एक्सपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे। अब आते हैं स्टेप 2 पर। इसका बिल्कुल उल्टा सोचिए। मान लीजिए रुपया कमजोर हो गया और $1 हो गया 85 रुपए का। अब क्या होगा? अब विदेश से पेट्रोल या इलेक्ट्रॉनिक्स मंगाना महंगा हो जाएगा, लेकिन विदेशियों के लिए हमारा सामान सस्ता हो जाएगा, जिससे चांसेस हैं कि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं। तो इतने सारे देश आपस में व्यापार कर रहे हैं, रुपये डॉलर का खेल चल रहा है। ऐसे में कोई तो होना चाहिए ना जो रूल्स बनाए, जो झगड़े सुलझाएं और ये देखे कि सब फेयर प्ले कर रहे हैं या नहीं। बिल्कुल, और यहीं पर एंट्री होती है दुनिया के ट्रेड रेफरी की, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO 1995 में बना था और आज इसके 164 मेंबर कंट्रीज हैं। इसका मेन मिशन क्या है? ट्रेड बैरियर्स जैसे कि टैरिफ्स या इंपोर्ट टैक्स, इनको कम करना, ताकि देशों के बीच बिजनेस आसानी से हो सके। इसके काम है रूल्स के लिए नेगोशिएशन कराना, देशों के बीच ट्रेड डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना। और इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है मोस्ट फेवर्ड नेशन। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है, अगर आप अपने एक दोस्त को पार्टी में स्पेशल डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आपको अपने सभी दोस्तों को वही डिस्काउंट देना पड़ेगा, कोई भेदभाव नहीं। अब ये चार्ट देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर इसका मेन पॉइंट समझते हैं। सबसे ऊपर देखिए, मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस। इसको आप WTO की पार्लियामेंट समझ लीजिए, जहां सभी मेंबर देशों के मिनिस्टर्स मिलकर बड़े बड़े फैसले लेते हैं। उसके ठीक नीचे है जनरल काउंसिल, जो डे टू डे का काम देखती है। इस चार्ट से हमें बस इतना समझना है कि WTO एक मेंबर ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है। यहां कोई एक देश अपनी मनमानी नहीं कर सकता, सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस सबकी सहमति से ही लिए जाते हैं। तो चलिए, अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं। हमने फॉरेन ट्रेड के बारे में काफी कुछ जान लिया है। अब जल्दी से इसके फायदे और नुकसान को समाप्त करते हैं और फिर टाइम है ये चेक करने का कि आपको कितना याद रहा। सो गेट रेडी फॉर अ क्विक क्विज। तो आखिर फॉरेन ट्रेड के फायदे क्या हैं? पहला, हम सब कंज्यूमर्स को ज्यादा वैरायटी मिलती है। दूसरा, हर देश उस चीज पर फोकस कर सकता है जिसे बनाने में वो बेस्ट है। इसे कंपैरेटिव एडवांटेज कहते हैं। इससे एफिशिएंसी बढ़ती है। और तीसरा, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बूस्ट मिलता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। बड़ा ट्रेड डेफिसिट इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा सकता है। हमारी लोकल इंडस्ट्रीज को विदेशी कंपटीशन से खतरा हो सकता है। और हाँ, हम ग्लोबल शॉक्स के लिए ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। सोच के देखिए, अगर अमेरिका में रिसेशन आ जाए तो हमारे IT एक्सपोर्ट्स पर सीधा असर पड़ेगा ना। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स BOP में क्या क्या शामिल होता है? ऑप्शंस हैं A, सिर्फ विजिबल आइटम्स, B, सिर्फ इनविजिबल आइटम्स, या C, विजिबल, इनविजिबल और कैपिटल ट्रांसफर्स। सोचने के लिए आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। बिल्कुल सही जवाब है C। याद है ना, BOP मतलब पूरी जन्म कुंडली, जिसमें सब कुछ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होता है तो USA को जाने वाले इंडियन एक्सपोर्ट्स का क्या होगा? A, वो सस्ते हो जाएंगे, या B, वो और महंगे हो जाएंगे? सोचिए। रेडी? द करेक्ट आंसर इज A, क्योंकि रुपया कमजोर होने पर विदेशियों को हमारा सामान खरीदने के लिए कम डॉलर देने पड़ते हैं, इसलिए उनके लिए वो सस्ता हो जाता है। तीसरा सवाल, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का प्राइमरी रोल क्या है? A, देशों को लोन देना, B, ग्लोबल ट्रेड के रूल्स बनाना और उन्हें लागू करना, या C, एक्सचेंज रेट्स को कंट्रोल करना। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन B। WTO एक रूल सेटर और रेफरी है, कोई बैंक नहीं। क्वेश्चन नंबर 4,
एक देश का दूसरे देश के साथ जो ट्रेड डेफिसिट होता है वो उसके किस अकाउंट का हिस्सा है? ए बैलेंस ऑफ ट्रेड, बी कैपिटल अकाउंट या सी रिजर्व अकाउंट? वो चाइना वाला एग्जाम्पल याद कीजिए। एंड द आंसर इज ए बैलेंस ऑफ ट्रेड, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट सिर्फ सामान यानी विजिबल आइटम से जुड़ा होता है। और ये रहा आखिरी सवाल। WTO का वो प्रिंसिपल जिसके हिसाब से एक मेंबर को दिया गया कोई भी एडवांटेज सभी मेंबर्स को देना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? ए नेशनल ट्रीटमेंट, बी मोस्ट फेवर्ड नेशन या सी सिंगल अंडरटेकिंग? ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन इसका सही जवाब है बी मोस्ट फेवर्ड नेशन। वेल डन। तो ये था फॉरेन ट्रेड पर हमारा कंप्लीट एनालिसिस। उम्मीद है अब BOT, BOP और WTO जैसे कॉन्सेप्ट्स आपके लिए क्रिस्टल क्लियर होंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार हम एक और मजेदार और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, द फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स और भी बहुत कुछ समझेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए।